नमस्कार, रंग तरंग की इस बेहतरीन एपिसोड के साथ मैं शहला निगार हाजिर हूं लेकर आपके लिए आपका ये फेवरेट शो रंग तरंग। रंग तरंग यानी कि एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको रूबरू कराते हैं देश भर में चल रही कला और सांस्कृतिक जगत की सभी ताजा गतिविधियों से। तो देर किस बात की है, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और दिखा देते हैं आपको कि आज हम क्या क्या लेकर आए हैं खासतौर से आपके लिए। मध्य प्रदेश के कला परिषद द्वारा खजुराहो डांस फेस्टिवल का आयोजन किया गया। एक हफ्ते तक चले इस डांस फेस्टिवल में क्लासिकल डांस की विभिन्न शैलियों का प्रदर्शन किया गया। इसमें कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और मणिपुरी जैसी विभिन्न डांस शैलियों का प्रदर्शन देखने को मिला। मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा आयोजित किया गया खजुराहो नृत्य समारोह। शास्त्रीय नृत्य का एक सप्ताह की अवधि का ये एक समारोह है, जिसका आयोजन मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में भव्य प्रकाशित खजुराहो मंदिर के समक्ष प्रत्येक वर्ष किया जाता है। प्रत्येक वर्ष 20 से 26 फरवरी के दौरान इस समारोह का आयोजन किया जाता है। इस बार इस समारोह में कथक, भरतनाट्यम, ओडिशी और कुचिपुड़ी जैसी विभिन्न भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों की समृद्धि को दर्शाया गया। इसमें इस क्षेत्र के जाने माने कलाकारों ने भाग लिया। हाल ही में आधुनिक भारतीय नृत्य को भी शामिल किया गया है। नृत्य प्रदर्शन खुले आसमान के नीचे एक ऑडिटोरियम में हुआ, जो सामान्य तौर पर सूर्य भगवान को समर्पित चित्रगुप्त मंदिर और भगवान शिव को समर्पित विश्वनाथ मंदिर के समक्ष हुआ। और अब आपको लिए चलते हैं पर्वतीय क्षेत्र लेह से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक मोनेस्ट्री पर। ये क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए तो पहचाना ही जाता है, लेकिन साल का एक महीना यहाँ पर बहुत खास रहता है और इस एक महीने को यहाँ पर उत्सव के तौर पर मनाया जाता है, जिसमें विदेशी सैलानी तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते ही हैं, स्थानीय लोग भी खूब कमाल करते हैं। लैंड ऑफ लामा के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र, बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदियों में बहता नीला पानी, विश्व की सबसे ऊंची सड़क खरदोगला पास, पंगोग लेक, सिंधु नदी, पहाड़ों पर ऊंची ऊंची मोनेस्ट्री जहां भगवान बुद्ध की पूजा की जाती है। देश विदेश से आए सैलानियों को अपनी ओर आने का न्योता देती रही है। इसीलिए पिछले कई सालों से पर्यटकों की संख्या में बहुत इजाफा हुआ है। इस वर्ष तकरीबन 1.5 लाख पर्यटक लद्दाख क्षेत्र में आए। यह क्षेत्र 6 महीने भारी बर्फबारी के कारण देश के बाकी हिस्सों से सड़क मार्ग से कट जाता है। यहाँ के तापमान में भारी गिरावट हो जाती है। -20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान के कारण सब कुछ रुक सा जाता है। पर भगवान बुद्ध की इस पावन धरती पर पूजा चलती रहती है। यहाँ पर एक महीना रिलीजियस मंथ होता है। इस दौरान कुंपाओं में पूजा की जाती है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। लेह से 20 किलोमीटर की दूरी पर बसी माटो मोनेस्ट्री, जो बर्फ के ढके पहाड़ पर स्थित है, इस मोनेस्ट्री में बुद्ध की विशाल मूर्ति है। यहाँ पर हर साल की तरह इस वर्ष भी फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य आकर्षण था मास्क डांस।
इस मुखौटे को बनाने में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है और ये फाइबर के मास्क होते हैं। 2 दिन तक चलने वाले मास्क उत्सव में स्थानीय लोगों के अलावा विदेशी सैलानियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मोनेस्ट्री में लामाओं द्वारा मास्क डांस की प्रस्तुति की गई। लामाओं द्वारा इस परंपरा को बचाने की पूरी कोशिश हो रही है और इसी कोशिश का नतीजा है कि इन्हें देखने स्थानीय लोगों के अलावा देसी विदेशी सभी तरह के टूरिस्ट आते हैं। बसंत के रंग वाकई बहुत खास होते हैं और ऐसे ही कुछ खास रंग देखने को मिले नई दिल्ली के होटल अशोका में, जहां पर बसंत के रंग नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जहां मशहूर गायक शब्बीर कुमार ने अपनी गायकी से लोगों को सम्मोहित किया, तो वहीं दूसरी तरफ पद्मश्री कविता कृष्णमूर्ति ने ऐसे गाने गाए कि लोग झूम उठे। भारतीय संस्कृति में त्योहारों और ऋतुओं का आदिकाल से महत्व रहा है। हर ऋतु को एक उत्सव का रूप देकर उसकी सामाजिक स्वीकार्यता को स्थापित करना भारतीय लोक संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता रही है। इन उत्सवों का संबंध किसी जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र से न होकर समभाव से है। बसंत के रंग इसका जीता जागता उदाहरण है। कुछ ऐसा ही खूबसूरत कार्यक्रम बसंत के रंग देखने को मिला नई दिल्ली के होटल अशोका में। कार्यक्रम में जब पंजाब से आए कलाकारों ने अपने नृत्य की खूबसूरत प्रस्तुति दी तो मानो हर कोई झूम उठा हो। इस मौके पर स्थानीय कलाकारों ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। मशहूर गायक शब्बीर कुमार जब स्टेज पर आए तो उन्होंने सुरों का ऐसा राग छेड़ा कि क्या छोटा क्या बड़ा सबको सम्मोहित कर दिया। उन्होंने अपनी हिट फिल्मों के गीत गाए। मेरा और डीडी का एक हिस्टोरिकल नाता रहा है, रिश्ता रहा है। जब टीवी कलर टीवी हुआ तो उस वक्त कलर टीवी में छायाचित्र में मेरा ही गाना बताया था, फिल्म वो 7 दिन का। प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता खो जाता है। तो डीडी के साथ मेरा बहुत पुराना नाता है, जन्मों का नाता है। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी मशहूर गायिका पद्मश्री कविता कृष्णमूर्ति, जिनकी खूबसूरत आवाज का हर कोई दीवाना है। उन्होंने जब अपना गीत बिजली गिराने मैं हूँ आई गाया तो दर्शक खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। शहला निगार, रंग तरंग। गीत गुनगुनाना और सुनना लगभग सभी का शौक होता है। ये गीत एक तरफ जहां हमें हमारी परेशानियों को भुलाने में मददगार साबित होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिमाग को तरोताजा भी करते हैं। पर कुछ लोगों के लिए ये एक शौक से बढ़कर जुनून होता है। आज हम आपको ऐसे ही एक जुनूनी बच्चे से मिलाने जा रहे हैं। संगीत की अपनी अलग ही दुनिया होती है। कोई गायक जब गाता है तो मानो अपना सब कुछ भूलकर ईश्वर में खो जाता है। कुछ ऐसी ही दुनिया है गीत और संगीत की। और गाना अगर कोई बच्चा गाए तो फिर क्या कहिए। जी हाँ, कुछ ऐसा ही नजारा था दिल्ली से सटे गुड़गांव में एम्बियंस मॉल का, जब नन्हे फनकार सत्यम उपाध्याय ने अपने गीतों से दर्शकों का मन मोह लिया। सबसे कम उम्र में 1 घंटा तक लगातार पूरी शिद्दत से गाना गाकर अपनी पहचान बनाने वाले सत्यम का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है।
इतनी कम उम्र में लगातार इतने अच्छे गाना गाया है, इसने सारे तरह के सॉन्ग्स लिए हैं, तो हमें बड़ा गर्व होता है कि जब कोई भारतीय कोई बड़ा काम करके दिखाता है, अपना विश्व में हमारे भारत का नाम ऊपर करता है। सत्यम इसके लिए सारा श्रेय अपनी माँ को देते हैं। उनकी माँ उनके लिए उनकी सबसे अच्छी दोस्त भी हैं और प्रेरणा भी। थैंक यू इस अवसर के लिए, और मैं स्पेशल थैंक्स अपने माता पिता, अपने सपोर्टर्स और अपने गुरुजी को देना चाहूँगा। माँ को मैं मानता हूँ कि वो परम शक्ति हैं और उन्हें हमें धन्यवाद करना चाहिए। उन्होंने हमें इस पृथ्वी में जन्म दिया और मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। अपने बेटे की इस उपलब्धि से उसके माता पिता भी बहुत खुश हैं। इस बार जब इसका पार्टिसिपेशन हुआ तो नेशनल लेवल पर था, उसमें एलिमिनेशन राउंड बहुत टफ होता है, तो उसमें इसका सिलेक्शन हुआ। तो इसने वहाँ पर 9 गाने गाए और एक नाटक पंचलाइट उसमें भी पार्टिसिपेट किया। तो वहाँ से इसकी प्रतिभा का पता चला। हालांकि मैं बचपन से देख रही थी कि गुनगुनाता है, गाता है, लेकिन मुझे किसी ने एहसास कराया कि नहीं, इसके अंदर कैलिबर, इसको पहचानो और इसकी ग्रूमिंग करो उसी तरीके से। इस एज के अंदर जो इसका कैलिबर है, चीज़ें ग्रैब करने का, सुरों को पहचानने का, दैट इज़ ऑलमाइटीज़ ग्रेस। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट के इस बच्चे को और जहाँ तक जो प्लेटफॉर्म मिल सके। सत्यम की आवाज में मानो वो जादू है जो हर किसी को अपनी ओर खींचती है। कहते हैं प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती, और अगर कार्य लक्ष्य बनाकर किए जाएं तो कोई मुश्किल सफलता की राह में आड़े नहीं आ सकती। और कुछ ऐसी ही सोच और प्रतिभा के धनी है छोटी सी उम्र के सत्यम उपाध्याय, जिन्होंने केवल 11 वर्ष की उम्र में प्रोफेशनल सिंगर होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। कैमरा पर्सन भीम सिंह के साथ मैं शहला निगार, डीडी न्यूज दिल्ली। जाने माने शायर और उर्दू काव्य की प्रगतिशील परंपरा के अहम स्तंभ फैज अहमद फैज की 13 फरवरी को सालगिरह मनाई गई। आइए देखते हैं उनकी जिंदगी पर ये खास रिपोर्ट। मात्र बच्चे तू अगर रोएगा तो ये सब अम्मी, अब्बा, बाजी, भाई, चांद और सूरज और भी तुझको रुलवाएंगे। मात्र बच्चे तू मुस्कुराएगा तो शायद ये सब एक दिन भेस बदल कर तो इससे खेलने लौट आए। लेनिन पुरस्कार पाने वाले प्रगतिशील कवि फैज अहमद फैज की शायरी की मिसाल आज भी कहीं नहीं मिलती है। अगर यूं कहा जाए कि फैज 20वीं सदी के एक ऐसे प्रगतिशील कवि थे जिसकी एक हथेली पर रोमानियत का चिराग था तो दूसरी हथेली पर समाजियत की मशाल जल रही थी। फैज का सबसे बड़ा कमाल ये था कि उन्होंने लाख सख्तियों के बावजूद अपनी विचारधारा में कभी लचक पैदा न होने दी। वो समाज के अंदर एक ऐसा इनकलाब पैदा करना चाहते थे जहां शोषण का कोई नामो निशान न हो। अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ हमेशा उन्होंने आवाज बुलंद की, जिसके कारणवश उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा और कई वर्षों तक निर्वासित जीवन भी बिताना पड़ा। इन सब के बावजूद उनके विचारधाराओं पर पहरे नहीं लगाए जा सके। फैज साहब की एक अजीबोगरीब खूबी ये थी कि गर्चे वो नजरियाती एतबार से इश्तराकी थे, तरक्की पसंद थे, लेकिन उन्होंने जिस किस्म का शेर कहा वो ज़ाहिर नजरियात की सतह से बहुत बुलंद और किसी दायरे में आप उसको महदूद नहीं कर सकते। फैज जहां एक तरफ इनकलाब का नारा बुलंद करते हुए नजर आते हैं तो वहीं दूसरी तरफ मोहब्बत के गीत भी गाते हुए नजर आते हैं। चले गुलशन
का कारोबार चले। फैज का सबसे बड़ा कमाल ये है कि वो हुस्न और इश्क अपने दामन में समेटे हुए हैं और यही उनकी अपनी अलग पहचान बनाती है। फसीउर रहमान की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राह में जचा ही नहीं, जो हुए यार से निकले तो सूएदार चले। कला व्यक्ति की सोच और उसके भावों को अभिव्यक्त करने का एक सबसे बेहतर माध्यम है। नई दिल्ली में ब्लूज नाम से एक पेंटिंग एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। ब्लूज, ये नाम था दिल्ली में आयोजित एक पेंटिंग प्रदर्शनी का। सबसे पहले हम ब्लूज का मतलब समझते हैं। ब्लूज 1979 और 80 के करीब एक रॉक बैंड का नाम था जो काफी हिट भी था। इस बैंड की खास बात थी कि इसे शुरू करने वाले अश्वेत अमेरिकन थे और इसी से प्रभावित होकर यादवेंद्र सग्गर ने काला रंग चुना और अपनी सोच को कैनवस पर उतारा। ब्लूज़ बेसिकली एक म्यूज़िक फॉर्म है जो कि 1930 के आसपास प्ले की गई थी और ये काफ़ी पॉपुलर है अभी प्रेजेंट जनरेशन में भी। जितने सीरियस म्यूजिशियंस हैं मोस्टली दे लाइक टू प्ले ब्लूज़ म्यूज़िक। तो ब्लूज़ बड़ा ही मेरे लिए एक उच्छ्वास का साधन है। जब मैं सुनता हूँ उसको तो फिर मुझे जो है तसल्ली होती है और मुझे लगता है कि ना इसमें काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया गया है इस म्यूज़िक फॉर्म में। उसी तरह से जैसे कि वो टाइम था, उस टाइम में ब्लैक लोगों ने जो है इस म्यूज़िक को प्ले किया सबसे ज़्यादा और मुझे ब्लैक कलर से इसी वजह से प्यार हुआ। काले रंग से देश की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को पेश किया। पेंटिंग्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को भी साफ देखा जा सकता है। बेसिकली मेरे आर्ट वर्क सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन को डिफाइन करते हैं जो कि इंडियन सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं जो प्रेजेंट टाइम में हैं और बाद में ये ग्लोबल भी हो जाता है। हर आकृति कुछ न कुछ मुद्दा बयान करती है। कुल मिलाकर ये प्रदर्शनी दर्शकों को आकर्षित करने में कामयाब रही और अपनी अमिट छाप छोड़ने में भी। ज्योतिका ग्रोवर, रंग तरंग। भारत जापान सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम जापान हब्बा का बेंगलुरु में आयोजन किया गया। इसमें एक और जहां जापानी नृत्यों और गीतों ने दर्शकों को खूब लुभाया, तो वहीं जब जापानी कलाकारों ने बॉलीवुड के गीतों पर नृत्य किया तो मानो सबका मन ही मोह लिया हो। बारहवें जापान हब्बा उत्सव का आयोजन हाल ही में बेंगलुरु में किया गया। जापान हब्बा में बड़ी संख्या में बेंगलुरु वासियों ने हिस्सा लिया। उत्सव में जापानी चाय समारोह, जापानी हस्तलिपि, विभिन्न जापानी और भारतीय नृत्य और गीत महोत्सव, जापानी लघु नाटक व जापानी संस्कृति और कला से संबंधित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तथा प्रांगण में लगे स्टॉलों पर से बेंगलुरु वासियों ने जापानी उत्पादों की जानकारी ली तथा जापानी किताबों, पत्रिकाओं और पारंपरिक जापानी खिलौनों की खरीदारी भी की। यहाँ आए लोगों के लिए जापानी पोशाक, किमोनो पहनी महिलाओं ने पारंपरिक जापानी चाय भी प्रस्तुत की। ये उत्सव केवल जापान के बारे में नहीं था, बल्कि भारत जापान सांस्कृतिक आदान प्रदान से संबंधित तथ्य इस कार्य में शामिल थे। कार्यक्रम में जापानी महिला कलाकारों ने बॉलीवुड के गानों पर डांस किया, जबकि स्थानीय कलाकारों ने कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए। दर्शकों ने भी कलाकारों के अद्भुत प्रदर्शन की सराहना की। इस मौके पर बोलते हुए बेंगलुरु में वाणिज्य दूतावास प्रमुख
जूनिची कवाई ने कहा कि भारत और जापान के संबंध लंबे समय से सामंजस्यपूर्ण है और इस तरह के सांस्कृतिक आदान प्रदान के कार्यक्रमों से ये संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे। नई दिल्ली के एलटीजी सभागार में प्रसार भारती और आकाशवाणी दिल्ली द्वारा लोक रंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लोकगीतों और लोक नृत्यों की खूबसूरत प्रस्तुति देखने को मिली। प्रसार भारती के अंतर्गत आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो द्वारा आयोजित किया गया लोक रंग कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में 3 अलग अलग संगीत की शैलियों को पेश किया गया। पहले कलाकार थे स्वर्ण यमला जट, जिन्होंने पंजाबी लोक संगीत पेश किया। स्वर्ण यमला जट ने हमेशा से पारंपरिक गीतों को अपने अंदाज में पेश किया है। उनके संगीत में ज्यादातर पौराणिक कहानियों को महसूस किया जा सकता है। दूसरे कलाकार थे राजू पटेल, जिन्होंने बुंदेलखंडी संगीत पेश किया। बुंदेली संगीत हमेशा से बसंत के मौसम में गाया जाता है। पेड़ों पर नए पत्ते, फूलों में नई कलियां और हवा में भीनी सी खुशबू, इसका नजारा राजू पटेल के संगीत में साफ था। तीसरे फनकार जिन्होंने महफिल को और सुहावना बनाया वे थे गोकुल बिष्ट, जिन्होंने कुमाऊनी संगीत पेश किया। कुमाऊनी संगीत जो पहाड़ों में नई शुरुआत के मौके पर गाया जाता है। आज वक्त के साथ ये धीरे धीरे कहीं गायब सा होता जा रहा है, लेकिन इस तरह के कार्यक्रमों में ऐसी शैलियों को बचाने और इन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आकाशवाणी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का मकसद भी यही था। ज्योतिका ग्रोवर, रंग तरंग, डीडी न्यूज। तो रंग तरंग के हमारे आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन आप सभी दर्शकों को हमारा ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है आप हमें लिखिएगा जरूर। हमारा ईमेल आईडी है rangtarang@gmail.com। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, सेम टाइम सेम चैनल, कुछ और कला और सांस्कृतिक जगत की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए रंग तरंग की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Daddy